मैं फिलहाल आर के भार्गव सर के पास चल रहा हूं। भार्गव सर, पिछले 3 दिनों से हम लगातार इस चीज को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। जो पब्लिक सेंटिमेंट है, आई एम श्योर आप भी इस चीज को जानते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट थोड़ा सा ओवर होता ही है, और वही मांग हो भी रही है कि अब उसी भाषा में उससे बढ़कर हमको जवाब देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई मिलिट्री एक्शन होना चाहिए इस तरह का सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान जैसे, क्योंकि वो बातों से मानेंगे नहीं। हमने देख लिया, भारत इकलौता ऐसा देश है जो हमेशा से कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म को मानता है, लेकिन जब सामने वाला कुछ समझने को तैयार नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए बात लगातार जारी रखो। बात जारी रखी गई। हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है कि टॉक फर्स्ट, बट अगर कोई सामने वाला समझता नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, आप पहले या बाद में एक बार मिलिट्री ऑप्शन की आवश्यकता तो है, और जहां तक मैं समझता हूं एक बार मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि पाकिस्तान बातों से मानने वालों में तो है नहीं। उसके पास देखिए, कह रहे हैं खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन फिर भी आतंक को सपोर्ट करता है। वो बात दूसरी है कि उसको वो बहुत सस्ता पड़ता है, हमें बहुत महंगा पड़ता है उसको, उससे निपटने के लिए। लेकिन आसानी से पाकिस्तान उस चीज, अपनी जो दहशतगर्दी है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए जरूरी है कि उसको उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। अब देखिए, हिंदुस्तान के पास मिलिट्री ऑप्शन के क्या, कौन कौन से ऑप्शन है? सर आप म्यूट हो गए प्लीज। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। डिक्लेरेशन ऑफ वार जी। आई भी क्रॉस करने पर। लेकिन अगर कश्मीर में जो पीओके का एरिया है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान उसको वर्किंग बाउंड्री भी कहता है, कुछ हिस्से को जो जम्मू के साथ में लगा हुआ है। उस एरिया में ऐसी कोई हमारे भारत और पाकिस्तान के पास ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम इसको डिक्लेरेशन ऑफ वार कहें। वहां पर टाइम टू टाइम बॉर्डर के अक्रॉस दोनों तरफ से फायरिंग भी होती है, बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन वो वार की श्रेणी में नहीं आती है। वार की श्रेणी कब है? जब हम आईबी में, यानी गुजरात से लेकर के नीचे जो जम्मू तक का कुछ एरिया है, पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है, अगर हम वहां करते हैं, तो आज की तारीख में मैं उसको रूल आउट करता हूं कि शायद हम उस तरह की ओपन वार में पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा, कहते हैं नंगा क्या निचोड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान को फर्क पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा सारा कुछ जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और शायद ये बात जो हमारे ऊपर पॉलिटिशियन या जो भी गवर्नर बैठे हुए हैं वो भी इस बात को समझते हैं, इसलिए इमीडिएटली वो भी उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, पीओके एक ऐसा ऑप्शन है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। पीओके में जितने भी आतंकियों के कैंप हैं, जैसे हमने पहले किया था, उनको ध्वस्त कर सकते हैं। पीओके के अंदर घुस के भी वार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी हमारे ऊपर कंपल्शन नहीं होगा कि आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। बिल्कुल। अच्छा त्यागी सर, ये सिंधु समझौता जो है, क्या इसको रद्द करना एक बड़ा झटका होगा पाकिस्तान के लिए? क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम परेशान होगी, उनको पानी नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो अपनी सरकार से सवाल करेंगे ना। और इस तरह की अब चीजें दिख भी रही हैं, वहां पर लोगों में डर है। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग कैन लेकर पेट्रोल वहां पर भर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं अपने घर पे। आटा, दाल, राशन, इनके बाहर लाइनें लगी हुई हैं, एटीएम से पैसा निकालने के लिए लाइन लगी हुई है। वहां इस तरह की चीजें हो रही हैं लोगों के बीच में कि जैसे भारत कुछ बड़ा करने वाला है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एटीएम में लोग पैसा निकाल रहे हैं, पेट्रोल पंप पे वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी महंगा पेट्रोल है उसे खरीद रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं, और तो और पानी इकट्ठा कर रहे हैं। कारण ये है सर कि हमने तो जब ये इंडस वाटर ट्रीटी की थी, उस समय न केवल उन्हें उनके हिस्से से 2 गुने से भी ज्यादा पानी दे दिया, बल्कि वहां पे बियर बनाने के लिए, हाइड्रोलिक मशीनरी स्थापित करने के लिए, नहरें स्थापित करने के लिए 6 करोड़ पाउंड भी दिए थे। यानी कि इतनी दरिया दिली। और अब जब इसे स्थगित कर दिया गया है, तो उस कंट्री में जहां पानी की कमी हो, कल्पना कीजिए कि अगर आने वाले पानी के सोर्स को आधा भी कर दिया जाए या पूरा खत्म कर दिया जाए,
तो पाकिस्तान तो घुटनों पे आ ही जाएगा। वहां की आवाम उठ खड़ी होगी और उनसे सवाल करेगी कि ये कैसी सरकार है। और अब जो मिलिट्री एक्शन की भारद्वाज जी बात कर रहे थे, मैं इन्हें ये कहना चाहता हूं कि ये एक्शन तो हमें 48 घंटे में लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। आज जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब नहीं थी, आज है। आज हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर है, आज हमारे पास में राफेल है, यानी कि हम अपनी ही धरती से मीटियोर मिसाइल, माइका मिसाइल, स्पाइस मिसाइल, इन मिसाइल को दाग के जो वहां के लॉन्च पैड हैं उनके हमें एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम है। और खास तौर से अमेरिका के साथ जो हमारा बीका एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाती है, और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम आतंकवाद के साथ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं, यानी कि हम उन्हें अपनी धरती पर रह के तबाह कर सकते हैं। ये काम तो हमें तुरंत करना चाहिए। अगर बेशक यह हमला पहलगाम में हुआ, हम हमला पीओके के अंदर करें, और ये स्टार्ट पॉइंट है। इस स्टार्ट पॉइंट के अलावा आगे के और ऑप्शंस भी देखे जा सकते हैं। उनका कराची पोर्ट भी है, वो भी देखा जा सकता है। मींस मिलिट्री एक्शन लेना इज मैंडेटरी, छोटा या बड़ा। और इसके बाद ये बता देना कि अच्छा त्यागी सर, इसमें इंसिडेंट। एक बड़ी हास्यास्पद सी बात ये सामने आ रही है कि मतलब कहते हैं ना कि एक्शन जो है पाकिस्तान के नेताओं का वो ऐसा दिखा रहा है कि मतलब कहते हैं ना एक डर से भी बड़ा होता है दहशत, और दहशत से बड़ी चीज होती है खौफ। तो वो उनका खौफ दिखा रहा है बार बार। अभी थोड़ी देर पहले इशाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वहां के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर एंड मिसाइल पावर, हमारे पास शाहीन है। जी, वो न्यूक्लियर पावर है, ये बात उन्होंने कब नहीं कही। ये बात तो वो हर दफा कहते हैं, और युद्धों के दौरान को तो छोड़ दो, बगैर युद्धों के दौरान भी कहते हैं। क्या वो ये भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने कोई एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के एक कस्बे को तबाह कर दिया, तो क्या हिंदुस्तान एक बड़े न्यूक्लियर वेपन से उनके रावलपिंडी और कराची को एक हमले में तबाह नहीं कर सकता, यानी कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा? लिहाजा ये तो कहने की बातें हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आइदर फॉर पाकिस्तान और फॉर इंडिया। तो न्यूक्लियर पावर की बात को तो भूल जाइए सर। न्यूक्लियर से हमको डराने का कोई मतलब नहीं होता। डर कहाँ दिखाई देता है? डर दिखाई देता है जब उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी करने की गलती ना करे। यानी कि पहले तो वो ये कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, हमारा तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, हमारा तो कोई आदमी मरा ही नहीं। आज वो कम से कम डर में ये तो मान रहे हैं कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और फिर कह रहे हैं कि दोबारा इस किस्म की ना करें। यानी कि डर तो उनके बातों में साफ दिखाई दे रहा है। अब वो नहीं सर, क्यों, क्या क्या बात थी? ये जनरल मुनीर जो है क्यों चले गए ये बंकर के अंदर? ये जनरल मुनीर की वजह से पहलगाम में हमला हुआ। कारण कई होंगे, लेकिन एक कारण ये भी है कि इन्होंने जब ये कहा कि हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, अरे धोखा देने की, लड़ने की, आतंक की, क्या इसे सुपीरियर आइडियोलॉजी कहते हैं? क्या ये सनातन धर्म से बड़ी आइडियोलॉजी हो गई? और फिर वो ये कहते हैं कि देखिए हिंदू और मुसलमान तो अलग है, एक साथ रह नहीं सकते, इनके विचार अलग, धर्म अलग, रीति रिवाज अलग, महत्वाकांक्षाएं अलग, और हमारी कोई कॉमन हेरिटेज नहीं है। लिहाजा हम कोई सेकुलरिज्म को नहीं मानते, लिहाजा हम टू नेशन थ्योरी को भी नहीं मानते। अब ये क्या बात कर रहे हैं? ये जो मुनीर है, मुनीर ने हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का जो ये प्रयास किया, जिसकी वजह से उन आतंकियों को एक प्रेरणा मिली और ये प्लानिंग की गई। इसमें हमारी तरफ से भी कश्मीर के अंदर एक ऑफिसर ने इस इंटेलिजेंस वार्निंग को कि यहाँ कुछ हो सकता है रोका और दिल्ली तक नहीं पहुंचाया। इसकी भी जानकारी है और इसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो अब ये कहता हूँ कि चूंकि जम्मू एंड कश्मीर। एक मिनट सर, मैं आप माफी के साथ रोक रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का